गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो हमारे द्वारा विज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है उसका ये पार्ट 10 वीडियो है। इसके पहले आप लोगों के 9 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने भी अभी तक वो वीडियो ना देखे हों तो आप लोग प्लीज़ चैनल सेलेक्ट कर प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन वीडियो को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। और हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे 9 वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं तो उसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, तो आप लोग वहां से जा कर के उन वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम लोग ज़्यादा बातों को आगे ना खींचते हुए सीधा सीधा क्वेश्चन की श्रृंखला से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हमारा वर्क, हमारा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका दे रखा है कि मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका दांत, ऑप्शन बी है आपका क्षुद्रांत, ऑप्शन सी है आपका कड़पल्लव, ऑप्शन डी है आपका कड़पल्लव पेशिया। आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है जो कि आपका करेक्ट होगा, यानी आपका जो अवशेषी अंग है उसको बताना है आप लोगों को कि इनमें से अवशेषी अंग क्या है। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका कड़पल्लव पेशिया। अगर हम लोग अवशेषी अंग के बारे में चर्चा करने जाते हैं तो ऐसे अंग जिनका प्रयोग हमारे शरीर द्वारा ना के बराबर किया जाता है या बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि इन अंगों का विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो हमारे रोम होते हैं शरीर के, तो वो भी एक अवशेषी अंग होते हैं। और एक दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, अपेंडिक्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो अपेंडिक्स जो होती है वो भी हमारी अवशेषी अंग के अंतर्गत आती है। और तीसरा हमारा उदाहरण हो जाएगा जो अक्लदाढ़ होती है, वो भी अवशेषी अंग के रूप में जानी जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसका आंसर समझ गए होंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रखा है कि स्तनधारियों में कौन सा अंग श्वसन में सहायक नहीं होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को इनमें से बताना है कि कौन सा श्वसन में सहायक नहीं होता, यानी आपके 3 विकल्प जो हैं वो सही हैं और एक विकल्प आपका गलत है, वही हम लोगों को चूज करना है। आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका दे रखा है पसलियाँ, ऑप्शन बी आपका दे रखा है उदर पेशियाँ, ऑप्शन सी आपका दे रखा है डायाफ्राम, ऑप्शन डी आपका दे रखा है लैरिंग्स। आइए हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा लैरिंग्स। और ये जो ऊपर 3 दिए गए हैं आपका पसलियाँ, उदर पेशियाँ, डायाफ्राम, ये आपके जो फेफड़े होते हैं उनका आयतन घटाकर या बढ़ाकर श्वसन क्रिया करने में सहायता करते हैं। और जो हमारा ये लैरिंग्स दिया गया है तो ये एक प्रकार का स्वर यंत्र होता है, इसका श्वसन में कोई योगदान नहीं होता है। स्वर ग्रंथि लैरिंग्स जो होती है वो मनुष्यों और स्तनधारी वर्ग जो होते हैं हमारे, तो उनके गले में मौजूद एक प्रकार की ग्रंथि होती है, जिससे जो हमारे मनुष्य हैं या हमारे जो स्तनधारी वर्ग के जीव जंतु हैं तो वो भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकाल सकते हैं। और एक वर्ड होता है इसमें से सायरिंग्स, सायरिंग्स। इसके बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं तो जो हमारे पक्षी आवाज़ निकालते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की, तो उनके गले में ये सायरिंग्स नामक जो ग्रंथि होती है वो मौजूद होती है। इसी कारण से जो पक्षी वर्ग होता है तो वो भिन्न भिन्न प्रकार से आवाज़ें निकाल सकता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और शायद ये नया क्वेश्चन भी था, तो आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी जो मिली है तो इसका आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और अपने एग्ज़ाम में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका सीटेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एक बार ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में रिपीट हो चुका है। आइए हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका दे रखा है लाल रक्त कणिका, ऑप्शन बी आपका दे रखा है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी आपका दे रखा है मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी आपका दे रखा है लिम्फोसाइट्स। आप लोगों को इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। आइए हम लोग करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स के द्वारा ही जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है उसका स्राव होता है, और जो हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसके द्वारा एक फाइब्रिल नामक जो तत्व होता है उसका निर्माण होता है। और
इसकी एक इस प्रकार से संरचना बनती है जिसमें जो हमारी रक्त कोशिकाएं होती हैं यानी रक्त कणिकाएं होती हैं वो आकर इसमें फंस जाती हैं और हमारा जो ब्लड होता है वो बहने से रुक जाता है। और आपका जो यहाँ पे दिया गया है ये लिम्फोसाइट्स और आपका एक दिया गया है मोनोसाइट्स, ये आपके जो WBC होती हैं यानी वाइट ब्लड सेल होती हैं उन्हीं का एक प्रकार होता है। तो आप लोग का काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है यहाँ पे कि एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का क्या नाम है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका जो बिहार PCS होता है यानी BPSC में पूछा गया है और आपका ये CTET एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। और आपका जो 2016 बैच का था B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम उसमें भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है और रेलवे में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोग इससे समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए आइए हम लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन था आपका एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाले रोग का नाम पूछा गया है आपका। आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका मलेरिया, ऑप्शन बी है आपका पेचिस, ऑप्शन सी है आपका टाइफाइड, ऑप्शन डी है आपका पीलिया। इनमें से आप लोगों को बताना है कि एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाला रोग क्या है। आपका जो आपकी पेचिस होती है वो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होने वाली बीमारी है। और अगर हम लोग मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया जो होता है हमारा ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोवन नाम का एक परजीवी होता है, उसके द्वारा हमारा मलेरिया रोग होता है। अगर हम लोग टाइफाइड की बात करते हैं तो हमारा टाइफाइड जो होता है सल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये होता है। और अगर हम लोग पीलिया की बात करते हैं तो पीलिया हमारा एक वायरस जनित रोग है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे दे रखा है कि बीमारी फैलाने वाले एजेंट को किस नाम से जाना जाता है या किस नाम से हम लोग जानते हैं। नीचे 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी है आपका अमाइलेस, ऑप्शन सी है आपका सिक्रेटिन, ऑप्शन डी है आपका पैथोजन। आप लोगों को बताना है कि बीमारी फैलाने वाले जो एजेंट है उनको किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा पैथोजन होता है वही हमारा बीमारी फैलाने वाला एजेंट होता है। और जो आपका प्रोलैक्टिन तथा जो आपका सिक्रेटिन दिया गया है ये एक प्रकार के हार्मोन होते हैं और जो ये आपका एमाइलेस दिया गया है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे दे रखा है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं। ऑप्शन आपको देखकर बताना है कि जो हमारे शाकाहारी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक या प्राथमिक उपभोक्ता। आपको इनमें से एक विकल्प चूज करना है। आइए हम लोग करेक्ट विकल्प देख लेते हैं। आपका सही आंसर क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत जो हमारे शाकाहारी होते हैं वो आते हैं। आइए हम लोग इसके जो आंसर दिए गए हैं इनमें से हम लोग क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। आपके जो अपघटक होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, जीवाणु और कवक आपके जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं कि प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, ये हमारे हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे। और अगर हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता की बात करते हैं तो जो द्वितीयक उपभोक्ता हमारे होते हैं वो हमारे मांसाहारी हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और अच्छे से आप लोगों ने इसे देख लिया होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे आपका दे रखा है कि ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है या रखा जा सकता है। आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका चिड़ियाघर में, ऑप्शन बी है आपका टेरेरियम में, ऑप्शन सी है आपका वाइवेरियम में, ऑप्शन डी है आपका एक्वेरियम में। आइए हम लोग इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका इसका हो जाएगा टेरेरियम में। जो आपके ज़मीन के अंदर रहने वाले जंतु होते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि एक्वेरियम का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, जो हमारे जलीय जंतु होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग एक्वेरियम का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे वाइवेरियम होता है वो जो हमारे वायुमंडल में जीव जंतु होते हैं तो उनको सुरक्षित करने के लिए हम लोग वाइवेरियम का प्रयोग करते हैं। और चिड़ियाघर में तो आप लोग जानते हैं कि जो स्थलीय जंतु होते हैं हमारे तो उनको सुरक्षित रखने का यानी कंजर्वेशन करने का काम किया जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे दे रखा है, प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी जो होती है अधिकतम होती है। आपको वो कलर बताना है जिसके लिए जो हमारा लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अधिकतम होगी। आइए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका लाल रंग, ऑप्शन बी है आपका बैंगनी रंग, ऑप्शन सी है आपका नीला रंग, ऑप्शन डी है आपका पीला रंग। आइए हम लोग सही विकल्प को देख लेते हैं। आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, लाल रंग जो होता है उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है, इसी कारण से जो हमारा लेंस होता है इसकी फोकस दूरी अधिकतम बनेगी। और अगर आप लोगों से इसमें पूछ लिया जाए कि जो हमारा लेंस होता है उसका फोकस दूरी जो होगी वो किस रंग में सबसे न्यूनतम होगी, तो आपका जो बैंगनी रंग होता है उसमें सबसे न्यूनतम बनेगी। कभी कभार आप लोगों से एग्ज़ाम में जो आपके इंद्रधनुषी रंग होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है कि जो हमारा विबग्योर होता है, आप लोगों ने इसी क्रम में जो हमारे इंद्रधनुषी रंग होते हैं उनको पढ़ा होगा, तो इनमें से आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इनके तरंग दैर्घ्य घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सेट कीजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आपका ऊपर से यानी वी से हम लोग आते हैं, बैंगनी कलर से वायलेट कलर से आते हैं हम लोग, रेड तक जब जाते हैं तो ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो आप लोगों से जब भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में पूछे कि इनको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लगाइए, तो आप लोग इसी फार्मूले का दिमाग में रख लीजिएगा और वहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। ये हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे दे रखा है, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंगक में डीएनए मौजूद होता है। यानी आपको बताना है केंद्रक के अतिरिक्त आपका जो डीएनए होता है वो कहाँ पर पाया जाता है। आइए हम लोग ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका दे रखा है लाइसोसोम, ऑप्शन बी आपका दे रखा है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी आपका दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी आपका दे रखा है राइबोसोम्स। आपको इनमें से एक विकल्प चूज करना है। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम लोग थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करने जाते हैं तो इसका दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा, सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। और माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका जो होती है वो कोशिका द्रव्य में जो एक हमारी झिल्ली दोहरी मौजूद होती है तो उसी से ये गिरा होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है, तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे ही हम लोग कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। और जो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसी के अंदर जो हमारे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं वो डीएनए जिनको हम लोग बोलते हैं तो वो इसी के अंदर मौजूद होते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे दे रखा है कि जो व्यक्ति एस्कॉर्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो ये हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ये एक प्रकार से हमारी एक विटामिन का रासायनिक नाम होता है और वो विटामिन आपकी क्या हो जाएगी, सी। आप लोगों से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। अब आइए हम लोग इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए हैं इसमें। ऑप्शन है आपका ए स्कर्वी, ऑप्शन बी है आपका रिकेट्स, ऑप्शन सी है आपका पेलाग्रा, ऑप्शन डी है आपका बेरी बेरी। आइए हम लोग इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कर्वी। आप लोग जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से हमारा स्कर्वी नामक रोग हो जाता है और क्वेश्चन में हमारे पूछा गया था आपका कि जो अधिक मात्रा में आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। तो अगर हम लोग भरपूर मात्रा में विटामिन सी लेते हैं तो हमें स्कर्वी नामक रोग नहीं होगा। अगर हम लोग स्कर्वी नामक रोग की बात करते हैं तो स्कर्वी नामक रोग जो होता है इसकी कमी से हमारी जो पैरों की जांघें होती हैं उसमें चकत्ते पड़ जाते हैं या हमारे पूरे शरीर में चकत्तों का पड़ जाना। और अगर हम लोग और थोड़ा सा इसको आगे विश्लेषण करते हैं तो जो हमारे मुंह में मसूड़े होते हैं उनसे आपका ब्लड का आ जाना और आपके दांतों का लगातार गिरना, ये सभी इसके लक्षण होते हैं। और आपका ये जो रिकेट्स दिया गया है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है और जो आपका बेरी बेरी दिया गया है ये विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि जो हमारी 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है उसका ये जो आपका पार्ट 10 है उसमें आप लोगों को 10 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और हर एक सीरीज में आपको इसी प्रकार से 10 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो देखने को मिल जाएगी और धीरे धीरे करके हम लोग 500 क्वेश्चन को कवर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों को होमवर्क के रूप में यानी जो पिछली लास्ट स्लाइड थी उसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में छोड़ा गया था यानी प्रैक्टिस के रूप में। आइए हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन है आपका कि फाइकस में परागण होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन आपके क्या क्या दिए गए थे? वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, चिड़ियों द्वारा। आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना था जो कि आपका राइट ऑप्शन होगा। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कीटों द्वारा। आइए, जैसा कि हम लोग हर स्लाइड में अपने एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के रूप में छोड़ कर जाते हैं, जिसकी हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट के माध्यम से उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इनमें से मार्स गैस कौन सी है? बताना है आप लोगों को कि मार्स गैस इनमें से कौन है। आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, मीथेन। आशा करते हैं आप लोग इसका आंसर कमेंट के माध्यम से हमें देने का प्रयास करते हैं। आइए हम लोग इसी के साथ इस श्रृंखला को विराम देते हैं और आने वाली श्रृंखला के लिए आप सभी लोगों से शुभकामनाएं लेते हैं और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।